जैसा कि आप जानते हैं, मैं एजुकेशनल वीडियोस आप लोगों के लिए लाता हूं और आपके परीक्षा के लिए जो भी उपयोगी हो वह मैं करने का भरसक प्रयास करता हूं। पिछले कुछ दिनों से मैंने आपके लिए वीडियोस नहीं लाए हैं, मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं था, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए। तो अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे रेड का जो सब्सक्राइब बटन है उसे दबा लें और जो बगल में वो घंटी वाला या बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें, ताकि मैं जब भी आपके लिए वीडियोज़ लाऊँ तो बस आप तक पहुंच। आप जानते हैं कि एजुकेशनल चैनल को सब लोग नहीं समझ पाते और ना सब लोग लाइक सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि हम लोग तो एंटरटेनमेंट लाते नहीं हैं, हम लोग तो बस आपके भविष्य को संवारने के लिए कुछ चीज़ें लाते हैं। मैं मैथ का टीचर हूँ, फिर भी मैं आपके लिए आज जियोग्राफी क्लास 10 के जियोग्राफी का एक चैप्टर संसाधन एवं विकास लेकर आया हूँ। आखिर संसाधन होते क्या हैं मेरे स्टूडेंट्स? संसाधन का मतलब रिसोर्स। हम सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं, रिसोर्स किसे कहते हैं? दुनिया की हर वैसी चीज़ जो आपके लिए कुछ काम आ जाए, जो आपको कुछ फायदा पहुंचाए, उसको रिसोर्स कहते हैं। यह पेन भी एक प्रकार का रिसोर्स है, संसाधन है। यह बताइए, यह पेन नहीं रहेगा तो हम लिखेंगे क्या से? हो सकता है कि और दूसरे प्रकार का पेन हो, लेकिन वह भी संसाधन है। तो चलिए आज बिना देर किए जानते हैं संसाधन यानी रिसोर्सेज। यह क्लास 10 आप जानते हैं कोरोना के कारण लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन के कारण आपकी पढ़ाई काफ़ी बाधित हुई, लेकिन परीक्षा तो होगा स्टूडेंट्स, परीक्षा तो बिल्कुल होगी। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं कि आखिर संसाधन क्या है। तो हमारे पर्यावरण तो आप समझ रहे हैं, यानी चारों तरफ पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु, हर वस्तु, चाहे जो चीज़ उपलब्ध हो, एक पत्ता ही क्यों न हो, एक कलम ही क्यों न हो, जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में उसको हम उपयोग करते हैं और जिसको बनाने की तकनीक उपलब्ध है। सर, तो क्या पत्ता बनाने की तकनीक उपलब्ध है? पत्ता एक प्राकृतिक संसाधन है, वह स्वयं बनता है पेड़ के द्वारा। तो तकनीक उपलब्ध है जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, उसको संसाधन कहते हैं। आपको इस चैप्टर से कुछ न कुछ क्वेश्चन करीब 2 से 3 नंबर का जरूर आएगा। तो आपको बस यही 4 लाइन में मैं पूरा संसाधन समझा दूंगा कि आखिर संसाधन है क्या चीज़। तो बस एक चीज़ गांठ बांध लीजिए, संसाधन मतलब वह सामान जिससे हमको फायदा पहुँचे। समझ गए? कोई भी सामान जिससे हमको फायदा पहुँचे। आप बताइए, किताब भी एक संसाधन है। हम आदमी, मनुष्य, हम भी एक प्रकार का संसाधन, हम भी किसी न किसी काम की चीज़ है ना। आप भी एक संसाधन है। तो संसाधन माने वह सभी चीज़ें जो हमारे लिए उपयोगी हो, जो हमारे लिए लाभदायक हो। अब समझ गए ना? तो चलिए संसाधन के प्रकार। संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास के स्तर के आधार पर। तो भाई हम इसको नहीं समझ पाते, आज मैं इसे आसान शब्दों में बताने का प्रयास करूंगा। यही 4 लाइन आपको 8-10 परिभाषा एकदम चुटकी में समझा देगा, लेकिन ज़रूरी है कि पैसेंस धर के पूरा वीडियो देखें। बस देखे कि अरे क्या कर रहा है टीचर, ही तो पढ़ा रहा है हम लोगों को, चलो स्किप करो, भाग जाओ, तो भाग जाइए भाई। अपना भविष्य बनाना कौन चाहता है? यही अगर ऑर्केस्ट्रा की वीडियो रहे, अब पूरा देखते अंतिम तक के अंतिम में क्या होगा, लेकिन इसमें भी सीक्वेंस है, क्या होगा अंतिम में बताएंगे। चलिए उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन और अजैव संसाधन। ये जैव संसाधन क्या है? वैसे संसाधन जिसमें जान हो, जो सजीव होते हैं, वे जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे सभी प्राणी जात, हम सभी मनुष्य, हाथी, घोड़ा, बैल, पशु, पक्षी जितना हो गए, सब हो गए जैव संसाधन। अब अजैव संसाधन में कौन हुआ? तो अजैव संसाधन में आ गए हमारे नदी, पहाड़, आसमान, ये सभी मिट्टी, ये सभी क्या हो गए? अजैव संसाधन। तो जैव अजैव समझ गए, जिसमें जान हो वो जैव संसाधन, और जान नहीं हो अजैव संसाधन। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के 2 प्रकार, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। ये तो हम कंप्लीट कर लिए। अब चलते समाप्यता के आधार पर। तो यहाँ तो अपने लग रहा है कि समाप्यता, यानी लग रहा है कि किसी चीज़ को हम समाप्त करेंगे शायद। तो समाप्यता के आधार पर संसाधन 2 तरह के होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। चलिए नवीकरणीय पर चर्चा करते हैं, ये आपको विज्ञान में भी आएगा।
तो सर भूगोल और विज्ञान का संबंध है, बिल्कुल। चाचा भतीजा का संबंध नहीं है क्या? तो उसी तरह भूगोल और विज्ञान का भी संबंध है। नवीकरणीय मतलब वह संसाधन जिसको नया किया जा सके, वह संसाधन जिसका नया किया जा सके, मतलब फिर से बनाया जा सके। और अनवीकरणीय जिसको फिर से नहीं बनाया जा सके। तो सर फिर से किसको बनाया जा सकता है भाई? क्या चीज़ है जिसको कि नया किया जा सके? तो हम इसको ऐसे भी परिभाषित करते हैं कि वह संसाधन जिसको रीस्टोर किया जा सके, फिर से बनाया जा सके, या जिसका भंडार इस धरती पर असीमित रूप से उपलब्ध हो, खूब मात्रा में उपलब्ध हो, उसको क्या बोलते हैं? नवीकरणीय संसाधन। सर 2-4 एग्जाम्पल दीजिए, आप खुद सोचिए, क्या सोचा आपने? नवीकरणीय में हो गया जिसका भंडार खूब हो, जो जल्दी समाप्त नहीं होगा, क्या क्या सोचे बताइए? फिलहाल हवा नवीकरणीय संसाधन है। पेड़ पौधे, सर पेड़ पौधा खत्म हो जाएगा तो फिर नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? आएगा, कुछ दिन लगेंगे लेकिन आ जाएगा, नवीकरणीय संसाधन। और नवीकरणीय फिर से लगाएंगे, हम उसको लाएंगे। सूर्य का प्रकाश, महासागर का जल, समुद्र का जल कभी खत्म होने वाला चीज़ है, वो खत्म हो जाएगा फिर हम लोग रह के क्या करेंगे? तो ये सभी नवीकरणीय संसाधन है। अब अनवीकरणीय संसाधन क्या है? आप इसको अच्छा से सीखिए, लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने वाला सीखता है, पूरा लिख रहे हैं, तो कैसे सीखिएगा? नवीकरणीय समझ गए। अब अनवीकरणीय वह संसाधन जिसको फिर से नहीं बनाया जा सकता है, जिसका भंडार सीमित है, खत्म अगर हो गया ना एक बार तो वापस नहीं आएगा, उसको क्या बोलते हैं? अनवीकरणीय संसाधन। यह क्लास 10th का तो टॉपिक है ही, यह क्लास 9th का भी टॉपिक है, और हर जगह कंपटीशन परीक्षाओं में भी पूछता है। तो सामान्य शब्द में चलिए, इसके अलावा भी हम कुछ सीखेंगे, लेकिन कब बताएंगे आपको? अंतिम बताएंगे, क्योंकि हम जान रहे हैं आप वीडियो छोड़ के भागिएगा। पूरा देखिए, अच्छा चीज़ है, समझिए, सीखिए, बुद्धि बढ़ाइए। हम लोग बुद्धि बढ़ाने का टॉनिक देते हैं, आप कोई बुद्धि भ्रष्ट करने का टॉनिक नहीं देंगे। बस सब्सक्राइब केवल चैनल को करते जाइएगा, और जो जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं वहाँ तक ज़रूर पहुँचाइएगा, क्योंकि आज जो है अच्छाई की जय जयकार नहीं होती, आज बुराई की जय जयकार होती है। लेकिन हम लोग ज़माना बदलने चले हैं, थोड़ी सी तो कठिनाई आएगी ना, चलिए सामना करते हैं चुनौतियों का। तो अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? जिसका भंडार इस धरती पर सीमित मात्रा में है, जो कि फिर से नहीं बनाया जा सकता, खत्म होने को। कोयला, एक बार अगर कोयला खत्म हो जाए, वही कोयला जो धरती के नीचे से निकलता है, घर वाला कोयला को चारकोल बोलते हैं, लकड़ी के कोयला को, जो जमीन के नीचे से निकलता है पत्थर कोयला, क्या वो फिर से बनेगा? तो वह हो गया मेरा अनवीकरणीय संसाधन। सर और बताइए, तो आप खुद सोचिए, पेट्रोलियम जिससे पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस बनता है, ये बताइए कि पेट्रोल डीजल जब खत्म हो जाएगा फिर आप कहाँ से लाइएगा? इसीलिए ना सरकार अब सोलर से चलने वाला, सूर्य प्रकाश से चलने वाले वाहनों के विस्तार पर, विकास पर जोर दे रही है। अब आने वाले 1-2 साल के अंदर आपको मालूम है ये पेट्रोल जो 100 रुपये लीटर के आसपास हम लोग खरीद रहे हैं, बस मुक्ति मिलने वाला है। अब हम लोग को सोलर से गाड़ी चलेगी, सोलर से फैक्ट्री चलेगा। तो सरकार जो तेल खरीदती है विदेशों से, तो उसमें जो हमारे देश का पैसा ज़्यादा है वह बचेगा ना, तो वह बचेगा तो किसका विकास होगा? हमारे देश का विकास होगा। तो जो रिसोर्सेज हैं यानी जो ख़त्म हो रहे हैं, उससे अब निर्भरता हटानी होगी, कम करनी होगी। तो कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, LPG गैस हो गया, इस सब का इस्तेमाल तुम कर रहे हैं भाई, ख़त्म हो जाए क्या करेंगे? उसी के लिए ना हम लोग अब सोच रहे हैं। तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ही खत्म होने के बाद वापस नहीं आएगा, तो इसलिए यह क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। इसका भंडार धरती पर है लेकिन सीमित मात्रा में। आपके पास कुछ पैसा है ना, है पैसा है, सीमित है, ऐसा थोड़े कि अनलिमिटेड है मुकेश अंबानी तरी, हाँ कि ख़त्म कर रहे हैं अभी नहीं करे, मैंने ख़त्म नहीं होगा, ख़त्म हो जाएगा तो फिर आएगा भी नहीं जल्दी। इसलिए उसको बचा के रखिए, अच्छा से इस्तेमाल कीजिए और कमा के उसमें और बढ़ाइए। ऐसा नहीं कि सब डुबा दिए पिक्चर देखने में। तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय समझ गए हम लोग। अब चलिए थोड़ा सा और देखते हैं स्वामित्व के आधार पर। स्वामी मैंने समझते हैं, स्वामी का मतलब होता है मालिक। नहीं, फिल्म में देखते हैं हम लोग स्वामी मतलब मालिक। कभी कभी कोई पत्नी संस्कारी घर की बोल देती कि स्वामी का मतलब अपनी पत्नी को अपने पति को अपने मालिक समझती है, मालिक। तो स्वामित्व, मालिकाना हक के आधार पर संसाधन कितने तरह के? व्यक्तिगत, सामुदायिक,
राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। हम यहाँ पर राष्ट्रीय तक ही लिखे, एक और अंतर्राष्ट्रीय भी होता है, समझाएंगे। पूरा वीडियो देखिएगा तब ना कि आधे पर छोड़ दें। तो चलिए देखते हैं। व्यक्तिगत मतलब जो सिर्फ मेरा है नहीं होता है। जैसे ये घर किसका है? तो मेरा है। जैसे आपके पास मोबाइल फ़ोन है ना, वह किसका है? आपका है, यानी वह आपका व्यक्तिगत संसाधन है। आपके पास मोटरसाइकिल है, अगर है, आपके पास कार है आपके घर में, तो आपका व्यक्तिगत चीज़ है। आपका 2 कट्ठा ज़मीन है, 5 कट्ठा ज़मीन है अकेला, अगर आपके पिताजी का, तो आपका व्यक्तिगत संसाधन होगा। आपका अगर घर है, वो आपका व्यक्तिगत संसाधन होगा। आपके पास ज्वेलरीज है, गहना है घर में, वो आपका व्यक्तिगत संसाधन होगा। समझ गए? व्यक्तिगत मतलब एकदम हमारा, वो किसी का अधिकार ना हो। अब चलते सामुदायिक, ये वाला सामुदायिक मतलब पूरा समुदाय, जिस समुदाय में हम रहते हैं। कौन समुदाय में हम रहते हैं भाई? तो सामुदायिक कहीं कहीं होता है। गांव में एक तालाब होता है, छठ लोग करते हैं तो सब लोग न करते हैं कि खाली आप अकेले कीजिएगा, तो सामुदायिक हो गया। पार्क जो पूरे समाज के लिए हो, समुदाय के लिए हो, पार्क भी सामुदायिक संसाधन हो गया। शमशान की भूमि, श्मशान घाट किसी का होता है, बनाइएगा क्या घर उसमें? कब्रिस्तान। तो ये सब सामुदायिक संसाधन पूरा समाज यूज करता है उसका, न कि हम अकेले। जो सरकार के द्वारा गाड़ा गया चापाकल जो होता है ना, हैंडपम्प, वह भी सामुदायिक संसाधन है। कुछ लोग जो बहुत चालाक होते हैं, वो क्या करते हैं कि धीरे धीरे घोड़ते चापाकलवा को अपना कैप्चर में कर लेते हैं। मत कीजिएगा, तो सरकार आपको अपना कैप्चर में कर लेगी, परेशान हो जाइएगा। तो वो सभी सामुदायिक संसाधन है। गांव में पशु चारण के लिए भूमि सब लोग मिल के छोड़ देता है इतना दूर कि चलिए हम लोग इसमें अपना पशु चराएंगे, तो वो सामुदायिक संसाधन होगा। अब चलिए राष्ट्रीय संसाधन। अच्छा ये बताइए कि भारत कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? भारत जानते हैं ना भाई? तो भारत उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु तक, और इधर गुजरात से लेके असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, शिलोंग तक। तो जो अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है, तो वहाँ तक में चाहे जो चीज़ भी पाया जाता हो, वह देश की संपत्ति है, किसी व्यक्ति की संपत्ति नहीं है। मान के चलिए जो घर आपका है, सरकार अगर आज वहाँ पर योजना बना दी कि से वहाँ से एक सड़क गुजरना चाहिए, क्या आप रोक लीजिएगा? क्या नहीं देखते हैं? हाईवे जब बनता है तो उसमें कितना का मकान टूट जाता है। रेलवे लाइन जब बिछता है, हवाई अड्डा जब बनता है, तो उसमें बस मुआवजा दे देगा, आपको अलग ज़मीन दे देगा। तो देश के सीमा के भीतर पाया जाने वाला हर सभी चीज़, चाहे वह छोटा, इतना छोटा हो चाहे इतना बड़ा हो, कितना भी छोटा या बड़ा हो, सब पर देश का हक है। वह देश के विकास के लिए उसका इस्तेमाल कभी भी और किसी स्थिति में कर सकती है, तो उसको बोलते हैं राष्ट्रीय संसाधन। अब चलिए अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ये भाई अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या है? आप देखे होंगे भारत के नक्शा में, देखें आप भारत का दक्षिणी भाग, दक्षिण में क्या है? समुद्र है। आप तो समुद्र में जो वो दाहिना साइड वाला भाग है, आप देखे होंगे कि भारत का जो ये दक्षिणी छोर है, ऐसे भारत का ये दक्षिणी छोर अगर मान के चलिए कि ऐसे है मेरा, तो इधर क्या हो गया? बंगाल की खाड़ी। इधर क्या हो गया? अरब सागर। इधर क्या हो गया? हिंद महासागर। तो यहाँ पर अंडमान निकोबार है, यहाँ लक्षद्वीप है। तो आप यहाँ से यहाँ तक 200 किलोमीटर से कम ही है, इसीलिए यहाँ पर राज चलता है भारत का। यहाँ से यहाँ तक की, ये थल से यहाँ तक की दूरी 200 किलोमीटर से कम है, इसलिए जिस देश की सीमा से लगने वाला 200 किलोमीटर तक का हिस्सा उस देश का होता है। समुद्र है तो 200 किलोमीटर तक उसका अधिकार है। अभी आपको मालूम होगा चीन के बगल में ताइवान देश है, ताइवान के बगल में भी समुद्री सीमा लगती है, उसका भी 200 किलोमीटर का रेंज अपना होना चाहिए। लेकिन चाइना जो है ना, वह छोटा छोटा देश को सताता है, घोट लेता है, एकदम ताकत दिखलाकर उसको कहता है कि नहीं ये सब मेरा है और तेरा देश वो मेरा है, तो इसीलिए झड़प होते रहता है। तो भारत के साइड भी कभी कभार आता है। तो भारत जानते हैं ना, जब तक शांत है, और जब 130 करोड़ लोग उधर ताक दिया तो उसको फिर सकना है, डर जाता है वो भी
कि नहीं भाई यहाँ के लोग जब तक शांत है चलो मान लो, तो इसीलिए वह भी थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर देता है कि चलो बैक हो जाओ। तो किसी भी देश की स्थलीय सीमा से 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र उसका होता है और 200 के बाद किसी का नहीं होता है, उस सब देश का होता है। उसके लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं ना, इंटरनेशनल जो भी संस्था है वो उसका मॉनिटरिंग करती है और उस पर उसका अधिकार होता है। तो 200 किलोमीटर के बाद के क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। कोई दिक्कत समझे? अब चलिए विकास के स्तर के आधार पर, तो विकास के स्तर के आधार पर क्या हो गए? संभावित संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार और संचित कोष। संभावित संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार और संचित कोष। ये संभावित संसाधन क्या है? संभावी मतलब संभावना। भाई लग रहा है कि से हम उसको मतलब यह संभावी का मतलब होता है कि यह संसाधन मेरे पास है लेकिन हमने इसका उपयोग नहीं किया है। अभी हम लोगों के पास यूरेनियम भी है, हम लोग यूज करते हैं। क्या यूरेनियम बड़ी खतरनाक है, धीरे धीरे उसको सीख रहे हैं, करते उड़ते नहीं। समझ में आ गया ना? ये मेरे पास है लेकिन हम इसको उपयोग नहीं करते, तो ऐसे संसाधन को क्या बोलते हैं? संभावित संसाधन। अब चलिए विकसित संसाधन। विकसित संसाधन किसको बोलते हैं? वैसा संसाधन जिसका सर्वेक्षण कर चुके हैं, हम जान चुके हैं कि हमारे पास कितना दूर में सोना है। एक उदाहरण ले रहे, सोना तो है नहीं। विकसित संसाधन जान रहे हैं कि इतना दूर तक मेरे पास है, उसका क्वालिटी और क्वांटिटी भी हम जान रहे हैं, उसका गुण क्या है, उसकी मात्रा कितनी, लेकिन उसका हम उपयोग नहीं कर रहे हैं। उसका मात्रा निर्धारित है, इसका सर्वेक्षण हो गया है, गुणवत्ता निर्धारित है, मात्रा निर्धारित है, लेकिन हम इसका यूज नहीं कर रहे हैं। उसको क्या बोलते हैं? विकसित संसाधन। क्या बोलते हैं? सर्वे हो गया है, हमको मालूम है कि इसमें बहुत हाई क्वालिटी का कोयला है, बहुत एकदम चकाचक एकदम खूब अच्छा है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? विकसित संसाधन। अब आते हैं इसमें भंडार। ये मेरा भंडार। भंडार क्या है भाई? तो भंडार भी एक प्रकार का इसमें संसाधन है। सर्वेक्षण भी हो गया है, हम जान भी रहे हैं कि मेरे पास बहुत कुछ है, हम इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन यूज करने का तकनीक नहीं है। हम सुनते हैं कि ग्रेफाइट से हीरा बना देंगे, तकनीक हमारे पास नहीं है, तो समझिए कि भंडार है, अभी इसका हम उपयोग नहीं कर रहे हैं। अब उसके बाद क्या हो गया? संचित कोष। ये संचित कोष क्या है? यह भी भंडार का ही एक रूप है। संचित कोष भंडार का ही एक रूप है, लेकिन उसका यूज नहीं हो रहा है। तो इस तरह आज हमने संसाधन के बारे में जाना, आज हमने संसाधन के कितने प्रकार हैं इसके बारे में जाना। अगर आपको कोई दिक्कत हो, कुछ समझने में कठिनाई हो, किसी और विषय की जानकारी चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे इत्तला कीजिएगा, खबर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, खुदा हाफिज़।